हवा परिवहन का कार्य करती है और परिवहन के माध्यम से पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ा करके, ढकेल करके, लुढ़का करके, लटका करके ले जाती है और कहीं अन्यत्र ले जाकर जमा करने लगती है। तो ये जो जमाव की आकृति होती है इसे हम निक्षेपण जनित स्थलाकृति कहते हैं। निक्षेपण जनित आकृति में सबसे पहली जो आकृति होती है उसको हम उर्मिल तरंगे या तरंग चिन्ह के नाम से जानते हैं। ये तरंग चिन्ह क्या होते हैं? बच्चों, आपने समुद्र देखा होगा कि लहरें उठती तो पूरी ऐसे ऊपर नीचे दिखाई देती है। नहीं देखा होगा समुद्र तो आपने तालाब तो देखा ही होगा। तालाब में जब हवा चलती तो छोटी छोटी इस प्रकार की लहरें उठती है। इसी प्रकार की लहरें जब रेतीले मरुस्थल में आपको दिखाई देगी, रेतीले मरुस्थल में ऐसे जो पूरा मैदान होता है मरुस्थल का, ये लहरनुमा आकृति से ऐसे ऊंचा नीचा दिखाई देता है। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है इसे तरंग चिन्ह कहते हैं। ये जो तरंग चिन्ह है, भारत में जो राजस्थान में थार का मरुस्थल है इसमें ये तरंग चिन्ह बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। दूसरी जो आकृति होती है इसे कहते हैं बलुका स्तूप। बलुका स्तूप सामान्य रूप से क्या है? हवा जिस दिशा में बहती है तो अपने साथ बहुत सारे रेत, कंकड़, पत्थर ये सब ले जाती है और ले जाकर क्या करती कि उस दिशा में वह किसी भी दिशा में जहाँ बह रही वहाँ पर वह उसका ढेर जमा कर देती है। ये ढेर कई प्रकार के होते हैं। कभी कभी इनका आकार अर्धचंद्राकार होता है, कभी कभी ये लंबवत होते हैं। ये जो बलुका स्तूप होते हैं इनके आकार में पर्याप्त भिन्नता होती है। कभी इनका आकार अर्धचंद्राकार होता है, कभी ये अनुप्रस्थ होते हैं और कभी ये अनुदैर्ध्य होते हैं। यानी अलग अलग आकार के ये बलुका स्तूप होते हैं। ये बलुका स्तूप जैसा आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में ये रेत के जमाव के रूप में होते हैं। इनको आप देखेंगे तो एक तरफ से तो पूरी खड़ी दीवार और दूसरे तरफ बहुत धीमा ढाल, ऐसे बलुका स्तूप देखने को मिलते हैं। और इनकी जो ऊंचाई रहती है ना, ये 40-50 मीटर या उससे भी अधिक होती है। ये जो बलुका स्तूप होते हैं हवा की दिशा के अनुसार इनमें बदलाव होते रहते हैं। जिस दिशा में हवा चलती है उस दिशा में ये अपने पदार्थों को ले जाती है और वहाँ पर जमा करती है। जब हवा की दिशा बदल जाती तो ये बलुका स्तूप की दिशा भी बदल जाती है। तो ये बलुका स्तूप के प्रकार हुए। इसके बाद बलुका स्तूप का एक और प्रकार होता है, ये थोड़ा बलुका स्तूप से हटके होता है। इसको हम बरखान कहते हैं। बरखान बरानान शब्द से आया है, जो स्टेप के क्षेत्र में जो किर्गिज़ होते हैं उनके मकान के आधार पर हुआ है। और वैसे ही कुछ बलुका स्तूप का विस्तृत आकार जो होता है तो इसे बरखान के नाम से जाना जाता है। ये 3 बलुका स्तूपों के प्रकार के बाद हम अगली जो आकृति देखेंगे ये है लोएस का मैदान। लोएस बहुत ही महीन मिट्टी होती है और जैसा मैंने इसके पहले बताया था कि जो नदी चीन में वांगहो नदी जो है, यह जब इसमें बाढ़ आ जाती है तो अपने विस्तृत क्षेत्र में लोएस का जमाव करती है। ये पीली मिट्टी है। ये पीली मिट्टी कहाँ से आती है?
ये मिट्टी मरुस्थलों से हवाएं जो चलती है, ये हवाएं, यहाँ पर जो हवाएं चलती है ये मरुस्थलों में चलने वाली पछुआ हवाएं हैं। पश्चिम से ये पूर्व की ओर जाती है, तो यहाँ से ये हवाएं अपने साथ में बहुत ही मिट्टी के जो महीन कण होते हैं, इन कणों को उड़ा करके बहुत दूर तक ले जाती है और बहुत दूर ले जा कर के वहाँ बीच बीच में ये जमा करते हुए आगे तक चली जाती है। और उसके कारण जिन क्षेत्रों से ये हवाएं बहती है वहाँ पर लोएस मिट्टी पाई जाती है। वांगो नदी में इस प्रकार की मिट्टी के अवशेष अधिक देखने को मिलते हैं और इसीलिए जब यहाँ पर बाढ़ आती है तो पूरी तरीके से पीली मिट्टी का जमाव हो जाता है, जिसे हम लोएस का मैदान कहते हैं। तो ये लोएस का जो क्षेत्र है ये केवल चीन में ही नहीं है, जहाँ जहाँ हवा सक्रिय है उसके आसपास के क्षेत्र में, जैसे फ्रांस में, जर्मनी में, इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका में जो मिसिसिपी नदी है उसके भी कछार में लोएस का जमाव देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी लोएस का जमाव देखने को मिलता है। इसके अलावा पामीर के पठार में भी, यहाँ पर भी पामीर का जो क्षेत्र ये भी अर्धशुष्क मरुस्थल है और इसलिए इस क्षेत्र में भी बहुत अधिक पीली मिट्टी का जमाव देखने को मिलता है, जिसको हम लोएस कहते हैं। साइबेरिया के वृहत क्षेत्र में भी लोएस का जमाव मिलता है। तो ये लोएस यद्यपि मरुस्थल की मिट्टी है, लेकिन हवा द्वारा उड़ा करके बहुत हजारों मील दूर तक इसको हवा उड़ा कर ले जा रही है और अन्यत्र में इसका जमाव कर रही है। चूँकि हवा निरंतर चल रही है इसलिए निरंतर यहाँ पर मिट्टी की नई तह जमा होती है और ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, जिसका कृषि के लिए बहुत अधिक महत्व है। इसके बाद एक और आकृति ये होती है प्लाया। प्लाया रेतीले क्षेत्र की एक झील नुमा आकृति है और यहाँ पर गड्ढे में कभी कभी वर्षा होने के कारण जो मरुस्थलों में जो गड्ढे बन जाते हैं इसमें वर्षा का जल आ जाता है। चूँकि शुष्कता अधिक होती है इसलिए इस जल में वाष्पीकरण तेज़ी से होता है और केवल एक नमक की एक लेयर नीचे में जम जाती है, तो इस लेयर को हम प्लाया कहते हैं। तो ये मरुस्थल की प्रमुख स्थलाकृतियाँ हुई। इसके बाद हम अगले विषय पर अध्ययन करेंगे। मरुस्थल के लिए इतना पर्याप्त है। अभी का हमारा विषय है भूमिगत जल एवं उसके कार्य। भूमिगत जल क्या है? वर्षा का जल जब भूमि के भीतर चला जाता है तो भूमि के भीतर जहाँ पर ये संतृप्त चट्टानों के माध्यम से भीतर जा रहा है और जहाँ पर उसको कठोर सतह मिल जाती है उस सतह से ये जल प्रवाहित होता है। भूमि में ये जल प्रवाहित हो रहा है, इसके उदाहरण आपको कई छोटी छोटी जैसे तालाब में झरने मिलते हैं, कुओं में झरने मिलते हैं। ये सब क्या है? भूमि के भीतर से बहता हुआ जो जल है, जब तालाब या कुएं आते हैं तो ये पानी के स्रोत के रूप में दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से भूमि के भीतर में जो सामान्य रूप से बहने वाला जल है ये भूमिगत जल कहलाता है। कई सोर्स पानी के जो सोते हैं, गर्म पानी के सोते हैं, ठंडे पानी के सोते हैं, ये भी हमको दिखाई देते। ये सब भूमिगत जल के उदाहरण हैं। भूमिगत जल जब चूना पत्थर के क्षेत्र में प्रवाहित होता है तो उस क्षेत्र में चूना जो है ये क्या करता है? ये कार्बन युक्त जल के साथ मिल करके
ये रासायनिक प्रक्रिया करता है, इसे हम कार्बोनेशन की प्रक्रिया कहते हैं। और उसके कारण उस क्षेत्र में जो चूना युक्त क्षेत्र है वहाँ की चट्टानें धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है और ये कई आकृतियों में परिवर्तित होकर के ये चट्टानें टूटने लगती है। तो इस प्रकार जो चूना युक्त प्रदेश है, इन प्रदेशों में जो कार्बनीकरण की प्रक्रिया से या कार्बन युक्त जो जल है यह जब रासायनिक क्रिया करता है तो इसे हम भूमिगत जल के कार्य कहते हैं, क्योंकि ये जल ऊपर से कार्य करके पानी नीचे में चला जाता है। तो इस प्रकार के जो भूमिगत जल की क्रियाएं कहाँ पर हो रही है आपको पता है, ये इसे हम कार्स्ट प्रदेश कहते हैं। तो ये कार्स्ट प्रदेश की अवधारणा कहाँ से आई? तो युगोस्लाविया का जो एड्रियाटिक सागर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में चूने के विस्तृत क्षेत्र थे और वहीं से उस क्षेत्र को कार्स्ट प्रदेश कहा गया और उसी के कारण इसे कार्स्ट प्रदेश हम कहते हैं। ये जो एड्रियाटिक सागर का जो क्षेत्र है लगभग 80 किलोमीटर की चौड़ाई में यह विस्तृत है। केवल यही नहीं पाया जाता बल्कि इस प्रकार के चूना युक्त जो क्षेत्र है इसमें आल्प्स का जूरा पर्वत का क्षेत्र है, पिरेनीज पर्वत का क्षेत्र है। इसके अलावा इंग्लैंड में, फ्रांस में, यूएसए में बहुत से ऐसे क्षेत्र है। यूएसए में तो इंडियाना प्रांत है या कोलोराडो का क्षेत्र है, टेनेसी का क्षेत्र है। ये सभी क्षेत्र चूना पत्थर के प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। भारत में भी चूना पत्थर के बहुत से क्षेत्र हैं। इसमें विशेष रूप से जो मणिपुर या मिज़ोरम के क्षेत्र है, असम में, उसी प्रकार से देहरादून का क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में भी हम देखते हैं तो यहाँ पर आपने कुटुमसर केव का नाम सुना है। ये सभी चूना पत्थर के क्षेत्र हैं और इन चूना युक्त क्षेत्रों की रासायनिक क्रिया से यहाँ पर भी अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण की जो क्रियाएं हैं ये संपादित होती रहती हैं। आइए अब हम देखते हैं कि चूना पत्थर से अपर्दन का कार्य जब होता है तो यहाँ पर कौन कौन सी आकृतियों का निर्माण होता है। तो चूना युक्त जल, चूना और उसमें कार्बन से युक्त जो जल है, ये जल जब चूना पत्थर वाले क्षेत्र से प्रवाहित होता है तो उस क्षेत्र में चूने की प्रक्रिया के माध्यम से जल, चूना और जल के मिश्रण के माध्यम से वहाँ पर जो क्षेत्र है वो काफ़ी उबड़ खाबड़ हो जाता है। कई छोटे छोटे वहाँ पर छेद बन जाते हैं और वहाँ से जल नीचे की ओर जाता है और ऊपर का जो भाग है ये उबड़ खाबड़ हो जाता है। तो जैसे एक कंघी होती है ना, उसी कंघी के भांति इसमें बहुत सारे ऐसे दांत, कंघी के दांत जैसी आकृति दिखाई देती, लेकिन कंघी तो एक स्मूथ होती है और ये पूरी तरीके से स्मूथ नहीं होता, बल्कि ये छोटे बड़े ऐसे दांत युक्त जो धरातल का क्षेत्र होता है इसे हम लैपीज़ के नाम से जानते हैं। लैपीज़ जब किसी क्षेत्र में विकसित हो जाते हैं तो यहाँ पर चलना बहुत कठिन होता है। तो यातायात तो इस क्षेत्र में संभव ही नहीं है, क्योंकि ये यातायात के लिए बहुत ही बाधक स्थितियां उत्पन्न करेगा। पूरी उबड़ खाबड़ ज़मीन यहाँ पर विकसित हो जाती है। दूसरी जो आकृति है इसे हम घोल रंध्र कहते हैं, सिंक होल। घोल रंध्र क्या है? जब वर्षा का जल या बहता हुआ जल जब इस क्षेत्र से आता है तो लैपीज़ में तो कुछ छोटे छोटे छिद्र बन जाते हैं। यहाँ पर इन छिद्रों का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो जाता है और कई छोटे बड़े छिद्र जो है उस भूभाग में बन जाते हैं। इन
छिद्रों का जो आकार होता है ये कीप के समान होता है, कीपाकार, ऊपर से चौड़ा और नीचे से फिर ये छिद्र संकरे हो जाते हैं। और इसमें जब पानी आता है तो ये पानी नीचे से ये भूमि के भीतर चला जाता है। ऐसे उस भूमि में असंख्य छिद्र बन जाते हैं। तो इस प्रकार के छिद्र को घोल रंध्र या सिंक होल कहते हैं। ऐसे जो सिंक होल के उदाहरण है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के केंटुकी प्रांत में जो एक वृहत क्षेत्र है, और यहाँ पर इतने छिद्र है, एक अनुमान के अनुसार लगभग 60 से 70 हज़ार छिद्र इस क्षेत्र में बन गए हैं। और ये छिद्र कोई छोटे नहीं होते, इनका आकार 2 से 3 मीटर से लेकर के 9-10 मीटर तक भी होता है। तो ऐसे वृहत छिद्र वाला जो क्षेत्र होता है इसको हम घोलरंध्र कहते हैं। फिर घोलरंध्र में जब पानी रिस कर नीचे चला जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि उस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाले वर्षा की छोटी छोटी जो नदियाँ होती है, ये नदियाँ, या कभी उस क्षेत्र से बहने वाली जो नदियाँ होती है, ये नदियाँ इस घोल रंध्रों के माध्यम से इसका पानी पूरी की पूरा नीचे चला जाता है। और नीचे जाने से पानी आगे नहीं बढ़ता, तो इस पानी पूरा कहाँ चला गया समझ में नहीं आता। तो इसलिए इस पानी को निगलने वाली ये जो घाटी है इसको अंधी घाटी कहते हैं। और पानी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आगे जा कर के ये नदी का जल फिर से आगे प्रवाहित होने लगता है। तो इस प्रकार की जो अंधी घाटी है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में जो लॉस्ट रिवर है इसकी घाटी है, जो कि लगभग 13 किलोमीटर तक दिखाई नहीं देती और उसके बाद ये नदी फिर से बहती हुई दिखाई देती है। तो ये अंधी घाटी घोल रंध्र के माध्यम से ही विकसित होती है। अगली जो आकृति है इसे हम विलय रंध्र कहते हैं। विलय रंध्र क्या है? जब घोल रंध्र से पानी नीचे की ओर जाता है तो घोल रंध्र तो कीपाकार होता है, उसका छोटा छिद्र नीचे जाता है, लेकिन इसके नीचे में ऐसे क्षैतिजिक रूप से बेलनाकार स्थिति में कई छिद्र विकसित हो जाते हैं और ये कीपाकार पानी इन छिद्रों के माध्यम से ज़मीन के भीतर चला जाता है। ये कीपाकार जो चौड़े चौड़े छिद्र होते हैं, जैसा लगता है कि अंदर से नाली बिछा दी गई है। तो ऐसी जो आकृति होती है इसे विलय रंध्र कहते हैं। विलय रंध्र का जब स्वरूप और विकसित हो जाता है, ये नालियाँ काफ़ी विकसित होने लगती, क्योंकि ये सब क्षेत्र चूना पत्थर का है। जैसे जैसे इसको जल मिलता है वैसे वैसे इनका आकार विस्तृत होता है, क्योंकि अपर्दन की गति तेज होने लगती है। तो जब इनका आकार काफ़ी विकसित हो जाता है अंदर से, तो इस प्रकार की आकृति को डोलाइन के नाम से जाना जाता है। ये डोलाइन भी घोल रंध्र के नीचे होता है और कालांतर में जब घोल रंध्र टूट जाते हैं या 2 से 3 घोल रंध्र आपस में आकर के टूट करके मिल जाते हैं तो इनका आकार काफ़ी विस्तृत हो जाता है। बहुत बड़े बड़े से घोल रंध्र, अब यहाँ से पूरा का पूरा पानी क्या हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। तो इस प्रकार की जो आकृति बनती है, इन आकृतियों को सकुंड या युवाला के नाम से जाना जाता है। ये जो सकुंड या युवाला होते हैं, यहाँ पर पानी नदी के माध्यम से, वर्षा के माध्यम से भीतर चला जाता है। जब ये पानी बहुत अधिक मात्रा में पानी आता है और भीतर जाता है तो भीतर जाने के लिए एक नलिका जैसे बन जाती है और इस नलिका से पानी भीतर गुफा में भीतर ही भीतर चला जाता है। तो इस प्रकार की जो अधिक जल राशि के कारण भीतर में एक सुरंग का निर्माण हो जाता है, गुफा का निर्माण हो जाता है। तो वह पानी जाने का वह मार्ग जहाँ से पानी भीतर की ओर जा रहा है, इस मार्ग को पोनोर के नाम से जाना जाता है।
पोनोर पानी को कहाँ ले जा रहा है? नीचे में। नीचे का तात्पर्य क्या है कि एक वृहत क्षेत्र हमको ऊपर से दिखाई दे रहा है कि चूना पत्थर का क्षेत्र है, उसके ऊपर तो हार्ड रॉक्स भी होती है, कड़ी चट्टानों की एक सतह भी होती है, और उसके नीचे जब इन चट्टानों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं तो इसके नीचे से भी पानी नीचे की ओर आता है। तो ये जब कठोर चट्टान के भीतर में यदि चूना पत्थर का क्षेत्र है तो उन क्षेत्रों से पानी नीचे की ओर आ जाता है, और नीचे में धीरे 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 जो चूना पत्थर है ये धीरे धीरे पानी के सम्मिश्रण के कारण ये पिघलने लगता है, पानी में घुलता है और अंदर ही अंदर वह अपने क्षेत्र को विकसित करता है। तो भीतर में धरातल की सतह के नीचे में एक विस्तृत क्षेत्र जो है, यह चूना पत्थर वाला क्षेत्र घुल घुल करके समाप्त हो जाता है और वो क्षेत्र खाली हो जाता है। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है इसको गुफा या कंदरा के नाम से जाना जाता है। ऐसी जो गुफाएं या कंदराएं हैं, आपने बहुत सारे, जैसे मैंने अभी कुटुमसर की गुफा का नाम लिया, इसी प्रकार से देहरादून के पास में सहस्त्रधारा जो है वह भी एक विस्तृत गुफा का क्षेत्र है। चेरापूंजी के पास में भी ऐसी गुफाएं देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ से यदि हम विशाखापट्टनम, जगदलपुर विशाखापट्टनम के रास्ते में जाते हैं तो वहाँ एक अर्कू घाटी है। अर्कू घाटी में भी एक बहुत बड़ी केव है जिसे बोर्रा केव कहते हैं। ये सभी इसी प्रकार की गुफाओं का उदाहरण प्रस्तुत करती है। जब ये गुफा भीतर से काफ़ी बड़ी हो जाती है और इस बड़ी गुफा की छत कभी कभी टूट करके नीचे गिर जाती है तो एक खिड़की, प्राकृतिक खिड़की बन जाती है, और वहाँ से यदि आप झांकेंगे तो नीचे में पानी बहता हुआ दिखाई देगा। और ये छत जब धीरे धीरे टूट करके ध्वस्त हो जाती है और बहुत बड़ा सा क्षेत्र उस छत के नीचे का दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुआं बन गया है। एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो पानी से युक्त है और पानी कहाँ जा रहा है पता नहीं चलता। तो ऐसे विस्तृत ध्वस्त क्षेत्र के निचले हिस्से को हम राजकुंड के नाम से जानते हैं। ये राजकुंड टूटने के पहले कभी कभी पूरी तरीके से नहीं टूटता, बीच का हिस्सा यहाँ पर बना रहता है। तो ये प्राकृतिक पुल होता है जिसमें इस पार से उस पार आसानी से हम जा सकते हैं। तो ये एक ही प्रकार की आकृति है चूना युक्त क्षेत्र में जो धीरे धीरे विकसित होती है और उनके विकास के कारण ये घोल रंध्र से क्रमशः बढ़ते हुए डोलाइन और डोलाइन से सकुंड और सकुंड के बाद पोनोर, गुफा और राजकुंड के रूप में विकसित हो जाता है। ये सब अपर्दनात्मक स्थल रूप है। भूमिगत जल में केवल अपर्दन भी नहीं होता बल्कि इसका निक्षेपण भी होता है। जब चूना युक्त क्षेत्र में जो जल के साथ चूना मिल जाता है तो ये भीतर ही भीतर नीचे जा रहे गुफा में जाता हुआ दिखाई देता है। ये जो नीचे जब आप गुफा में देखेंगे तो गुफा में चूना और जल ये दोनों मिलने के कारण यहाँ नीचे में धीरे धीरे इस प्रकार से चूना युक्त जल रिसता है। लेकिन चूना का कुछ पदार्थ छत के ऊपर ही रह जाता है, केवल पानी पानी कभी कभी थोड़ा सा रिश्ता है, कुछ पदार्थ ऊपर रह जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ धीरे धीरे अपने को विकसित करते हैं और ऊपर से लटकते खम्भों की भांति दिखाई देते हैं। तो ऐसे लटकते खम्भों को अच्युताश्म या स्टेलेक्टाइट के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पर बच्चों देख रहे हैं कि स्टेलेक्टाइट क्या है। आपने कुटुमसर केव यदि देखी है तो
वहाँ पर ये स्टेलेक्टाइट या स्टेलेग्माइट की बहुत सुंदर आकृतियाँ दिखाई देती है। चूने पत्थर से पानी रिसता है तो ये आकृतियाँ इतनी सुंदर होती है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी ने कलाकृति कर दी हो। बहुत खूबसूरत कार्विंग जैसे दिखाई देता है, पूरा चिकना होता है ये। तो ऐसी आकृति स्टेलेक्टाइट कहलाती है। यही चूना युक्त जल कुछ ऊपर में रह जाता है और जल के साथ कुछ चूना नीचे में गिरता है। नीचे में टपकने के कारण चूना युक्त जल जब नीचे में आता है तो नीचे में भी चूना क्रमशः जमने लगता है और ये जो जमा हुआ चूना है ये धीरे धीरे ऊपर की ओर खंभों की भांति ऊपर उठने लगता है। एक खंभे लटक रहे हैं और एक खंभे जमीन के सहारे ऊपर उठ रहे हैं। तो ये जो ऊपर उठे हुए खंभ है इन्हें स्टेलेग्माइट या निश्च्युताश्म कहते हैं। ये दोनों आकृतियाँ भूमि के भीतर इन गुफाओं में विकसित होती है। तीसरी जो आकृति है ये आकृति कंदरा स्तंभ कहलाती है। ये कंदरा स्तंभ या हम इसको पिलर्स कहते हैं। ये पिलर्स क्या है, जब अच्युताश्म और निश्च्युताश्म दोनों आकर के मिल जाते हैं तो मिलने के कारण एक पूरी खंबे जैसी आकृति विकसित हो जाती है और ऐसा लगता है कि इस छत के लिए ये सपोर्ट बन गया है। तो इस प्रकार की आकृति जो है कंदरा स्तंभ या पिलर्स के नाम से जानी जाती है। तो ये अपर्दनात्मक और निक्षेप जनित जो आकृतियां हैं चूना पत्थर के क्षेत्र में इस प्रकार की आकृतियों का विकास निरंतर होता रहता है।